ऑल राइट देन, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। एंड आज पहला दिन है क्योंकि, तो मैं चाहूंगा कि देखते हैं आपने पूरा क्लास 11th में जो कुछ भी पढ़ रखा है, जहां से पढ़ रखा है, कितनी बातें आपके दिमाग में रिटेन है ना। कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस टू समझने के लिए। उनमें नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स एंड ऑफ कोर्स बेसिक मोल। वो तो आप 9 से पढ़ते हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें डिसेंट इनफ क्लैरिटी रहती है। इतने चैप्टर ऐसे हैं, अगर आपको एसिड बेस भी, जो इनऑर्गेनिक का एसिड बेस था, जो जनरल क्लैरिटी 3 लेक्चर का टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था, इतने टॉपिक आपको किसी भी टाइम आपके दिमाग में रहना चाहिए और पूरी क्लैरिटी रहना चाहिए। फिर आप ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कोई भी सब्जेक्ट का फंडामेंटल्स आप समझने के लायक बनोगे और फिर उस पर थोड़ा एफर्ट मारोगे तो आराम से आएगा। तो आपको अगर ये टॉपिक नहीं क्लियर है तो प्लीज सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर लो और इसी ऑर्डर में जाना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस, रेडॉक्स। ऑफ कोर्स मोल अंडरस्टूड है कि अब चाहो तो इसके बीच में फिलर के फॉर्म में आप मोल ले सकते हो। मैं मानता हूं कि इसके अंदर बेसिक क्लैरिटी रहती है बच्चों को कि मोल है क्या, कैसे निकालते हैं। मतलब स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उतना जानते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं समझने के लिए। टफ नहीं है ये, इनमें से कोई भी टफ नहीं। कोई भी चैप्टर उठा लोगे आप, अगर एक सिंसियर स्टूडेंट हो ना, पढ़ रहे हो, इनमें से कोई भी टफ नहीं है। बट हाँ, भूलने वाले टॉपिक हैं इनमें, कई सारी चीजें दिमाग से निकल जाएंगी, तो आपको इनको पीरियोडिकली रिवाइज करना है। जब तक कि आप इस लेवल पे ना आ जाओ कि यार मेरे को तो सब चीज पता है, कुछ भी पूछ लो मेरे को सब चीज पता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करोगे जो फिजिकल को समझने के लिए जरूरी है, तो बेटा इक्विलिब्रियम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो प्लस टू में बहुत सारे जगहों पे यूज होने वाला है। तो प्लीज पहले इनको एंड फिर इस पे काम करना, ठीक है। एंड ये जब हो जाए तो फिर लास्ट टॉपिक आप करना थर्मोडायनामिक्स। एंड यहां तक फिक्स करने के बाद फिर आपको आना है जीओसी पे, यानी ऑर्गेनिक स्टार्ट होने से पहले आपका जीओसी वाला जो काम है वो दोबारा अच्छे से हो जाए। लेकिन ये सब सेकंड नंबर पे ये आते हैं, सबसे पहले ये आता है। अगर आपको कमी है ना, तो पहले इनको खत्म करो, ठीक है। तो आप एग्जीक्यूट भी ऐसे करना। मैं जो टेस्ट प्लान करूंगा 11th के आपके क्लास के, वो इनके हिसाब से ही मैं लेके चलूंगा कि पहले मैं ये तो देखूं इनमें क्लैरिटी आई कि नहीं आपको, फिर उस हिसाब से मैं आगे बढ़ता चलूंगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप सभी से, जिनको आता है, पार्टिसिपेट करो डिस्कशन में, कुछ सीखोगे ही। क्योंकि 11th में रहते हो तो बहुत सारे फिजिक्स के लॉज आपको क्लियर नहीं रहते हैं, बहुत एफर्ट लेना पड़ता है मुझे समझाने के लिए। अब तो आप 11th पूरा ढंग से फिजिक्स भी पढ़े हो, मैथ्स भी पढ़े हो, तो अब मेरे लिए वो बड़ा आसान होगा, आपके लिए भी बड़ा आसान होगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं कहां से बेटा, नील्स बोर की थियरी से। बोर से पहले आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी कि नील्स बोर से पहले हमारे पास रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था एटम का, उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं सर्कुलर पाथ में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बड़े छोटे से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। बट इनके मॉडल को किस थियरी ने चैलेंज कर दिया था? वेरी गुड, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। Yes, how many of you can dictate Maxwell's electromagnetic theory? Raise your hand. कौन कौन बता सकता है मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या था? वो कौन सा स्टेटमेंट? यस बेटा, हाँ प्लीज, जो भी है, जितना भी पता है बता। द क्वेश्चन हियर इज कि क्यों एनर्जी लूज करेगा, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट बेटा, करता है, लेकिन वो क्यों करता है? यस, हाँ एग्जैक्टली, उनका थियरी ये है, इफ एनी चार्ज पार्टिकल is undergoing accelerated motion, it will radiate electromagnetic। समझ में आया ना? तो एनर्जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करेगा। अगर एनर्जी रिलीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी इसका कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, और फोर्स न्यूक्लियस की तरफ कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है, तो ये धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचता जाएगा, स्पाइरल बनाते हुए न्यूक्लियस में चला। ये था किसका? रदरफोर्ड का ड्रॉबैक।
अब इससे थोड़ी बेटर थियरी कौन सी है? बोहर। तो मैं जानना चाहता हूं बोहर थियरी के पोस्टुलेट्स कौन कौन बताएंगे? हाथ उठाओ, मैं एक एक लोगों को मौका दूंगा बिल्कुल क्लास में। आप हाथ उठाओ, वैसे तो मैं किसी से भी पूछूंगा, बट हाथ उठाओगे तो थोड़ा प्रेफरेंस उनको पहले मिलेगा। बोहर थियरी क्या है? बोहर थियरी क्या बताता है? उनके पोस्टुलेट्स क्या है? श्रेया प्लीज। यस, हाँ एकम राइट, हाँ खड़े हो जाओ, बताओ। याद नहीं है? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बेटा, बैठिए। आंखें नहीं नीचे करना है, देखना है मेरे को, ताकि मैं पॉइंट आउट करूं तो समझ में तो आए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। यस विनायक, जितना भी याद हो बेटा। बोहर थियरी के नाम पे आप ब्लैंक होना अफोर्ड कर सकते हो? आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है? तो ब्लैंक तो नहीं हो सकते, आप कुछ तो बताओगे मेरे को, एक लाइन बताओगे, 2 लाइन बताओगे, कुछ तो स्टार्ट करोगे ना। आपको पता है ना जो रिजल्ट्स आए हैं आपके, वो इसी वजह से आए हैं। दैट इज अ क्लियर मिरर फॉर यू टू अंडरस्टैंड आप किस लेवल पे हो। आप उसको लाइटली मत लिया करो रिजल्ट्स को, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, अभी तो मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास दोबारा बहुत ज्यादा मौका है सीखने के लिए, इसलिए मैं सिखाऊंगा, घबराओ मत। पहले मैं जानूं तो सही कितने लोग प्लीज छुट्टियों में ऐसा करके। यस प्लीज जशन, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े होकर आंसर करो। करेक्शन है थोड़ा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, H प्लस नहीं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन और, बिल्कुल सही बोला इसने, इट इज वैलिड फॉर H और H लाइक स्पीसीज, बिल्कुल सही। मतलब क्या है इसका? ऐसा कोई भी स्पीसीज जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? 1। बताओ, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, इन तीनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इन तीनों के लिए हाइड्रोजन, ऐसे ये तीनों है क्या फिर हाइड्रोजन के? आइसोटोप्स, वेरी नाइस, आइसोटोप्स हैं। तो इन तीनों के लिए बोहर थियरी वैलिड है, बिल्कुल है, क्योंकि इन तीनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। बोलो विनायक, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 है, तो क्या इसके लिए बोहर थियरी लगेगी? मैं क्या कर दूं कि बोहर थियरी एप्लीकेबल हो जाए? चलो अच्छी बात है, He प्लस बना दे तो इसके लिए बोहर थियरी लगा सकते हैं, इसके लिए बोहर थियरी वैलिड नहीं। चलो ये तो बात हुआ वैलिडिटी का, किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड नहीं है। इतना भी याद है तो मुझे अच्छा लगा, कम से कम बैठ जाओ। और बाकी कुछ और अगले स्टेप पे बढ़ो, कुछ तो याद आ रहा होगा यार तुम लोग को। हाँ, बस इधर इधर से कोई पार्टिसिपेंट नहीं मिलेगा मेरे को। यस प्लीज, जीवन बताओ। बिल्कुल सही, कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सर्कुलर ऑर्बिट में ही, और सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसको के बोलते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यही इसको सर्कल में घुमाएगा। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। उन्होंने भी यही बोला था, सेंट्रीपिटल के लिए जो भी फोर्स रिक्वायर्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इनका मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट क्या है प्लीज? यस बेटा बोलो। क्वांटाइज्ड होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एक लाइन ही इस पूरे थियरी का कोर पॉइंट है, कि अगर इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा हो न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उन ऑर्बिट की खासियत क्या है कि यहां पे रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम वो या तो h/2 पाई हो सकता है,
या तो 2h/2 हो सकता है, या तो एंड डॉट 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 कह दूं तो NH/2 जहां पे n की वैल्यू 1 से लेकर के 1 2 3 सारे ये नंबर्स लेते हुए इनफाइनाइट तक जा सकती है, और इन्हीं को हम ऑर्बिट बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। और इसकी क्या खास बात होती है, इन ऑर्बिट्स की क्या खास बात होती है कि अगर इनमें घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन तो ये जो मैक्सवेल की प्रॉब्लम आती है ना वो यहां नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, इसका कोई आंसर नहीं है उनके पास। बस सिंपली इतना बताया कि अगर इन जगहों पे घूमेगा तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इसलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। क्या था कि एंगुलर मोमेंटम। कोई बताएगा व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? यस, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? यस बेटी, व्हाट इज योर नेम? जसनूर, बताओ बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? हाँ, क्या होता है वो? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। m इंटू वी इंटू आर कर दो तो क्या हो जाएगा? सो एंगुलर मोमेंटम बिकम्स mh/2 और इसको वैल्यू में mvr इज इक्वल टू, ये पहला फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा कौन सा है? सेकंड कौन सा है? फोर्स। फोर्स वाला। अच्छा बताओ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन होगा। बोलो भाई, अगर आप इसको लगाते हो तो आपके पास आ गया मास इनटू रेडियल। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? v²/r इज इक्वल टू, इसको रखेंगे। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है और उसका एटॉमिक नंबर अगर Z है तो मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? अरे एटॉमिक नंबर Z तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? My God, seriously? This is Z, this is A. This tells about number of proton. बोलो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है? 11। कितने प्रोटॉन है उसके पास? 11 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही होता है ना बेटा? उतना ही चार्ज सिर्फ माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रॉन पे भी होता है। इस चार्ज को ई वैल्यू भी बोलते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन भी होता है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। तो कभी अगर ई लिखा हो कहीं चार्ज के रेफरेंस में तो आप समझना कि इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो बताओ, अगर Z प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? Z इंटू ई। तो यहाँ पे Z इंटू ई इज द न्यूक्लियर चार्ज, एंड बाहर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है माइनस टाइम ऑफ ई होगा। तो अब क्योंकि ये वेक्टर है फोर्स, इसलिए हम माइनस एंड प्लस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से लेके चल रहे हैं। उतना दिमाग, यही एनर्जी होता तो हमें उसको रखना पड़ता साइन के साथ। तो अभी मैं सिंपली ऐसे रखूंगा। सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? mv²/r इज इक्वल टू Q1 न्यूक्लियस पे चार्ज Ze इंटू Q2 E अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r²। इस r² को इधर मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आएगा फिर? mv² इंटू r। आपके पास आ गया mv² इंटू r इज इक्वल टू Ze² अपॉन 4 ये आ गया हमारा सेकंड। ये पहला इक्वेशन था, ये सेकंड। अब बताओ, इन दो इक्वेशन के मदद से क्या दो अननोन है हमारे पास v एंड r, क्या v निकाल सकते हो? अच्छा, v निकल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, वो निकल जाएगा। v निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, r निकालो। एक्सप्रेशन ये तुम्हारे सामने है, डू इट वेरी क्विकली, तुरंत करो इसको। हेडिंग डाल लेना, रिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड बोहर थियरी, एंड उसका जो पॉस्टुलेट दो मैंने बताए हैं, एक तो फोर्स, तीन बातें बताई है। पहला क्या? वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। दूसरा बताया है जो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि इलेक्ट्रॉन अगर उन पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है जहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करना। समझ गए ना? टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे h/2 है
फिर सीधा 2h/2 जा रहा है, बीच की कोई वैल्यू नहीं ले रहा है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड है वो कितना है, इतना है। ये फॉर्मूला लगा करके फिर उसके बाद आप निकालो v का वैल्यू, आप निकालो v निकालो, और ध्यान रखना z और n जो फैक्टर है, z n n, z क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, n क्या है, ऑर्बिट नंबर। z और n को एकदम किनारे की तरफ रखना, बाकी सारे कांस्टेंट को अंदर की तरफ रखना। जल्दी करो, ये सारे वैल्यूज निकालो, मैं आके चेक कर रहा हूं सभी के नोटबुक पे। चलिए v निकाल लिया आपने, v की वैल्यू क्या आई देखो, v निकालने के लिए फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो एलएचएस एलएचएस में, देखो एम वी स्क्वायर आ रहा है, ये एम वी आ रहा है, तो क्या बच गया v, राइट साइड में देख लो, राइट साइड में करके देखो, डिवाइड करके देखो, इतना आ रहा है क्या, ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन 0 z बाई n। एक बार चेक कर लो क्या यही वैल्यू आ रहा है, आ रहा है बेटा, सबका आ रहा है, एक बार देख लो, कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं हो रहा हो, सब चेक कर लो, सबसे आएगा। तो हमारे पास v आ गया, यहां मैं लिख रहा हूं, इसको याद रखना है, आज के बाद कभी नहीं भूलना है इसको, ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन 0 व्हाट, z बाई n। पता है ये सारे कांस्टेंट है, जब इनमें e का वैल्यू h एप्सिलॉन सब रखोगे तो ये आता है 2.16 इंटू 10 टू द पावर 16, सॉरी -6 +6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां z बाई n लिख लो पहले, z बाई n मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखना, ये याद रखना। आप थोड़ा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का स्पीड 2 मिलियन मीटर पर सेकेंड है, बोलो किलोमीटर में देखो तो 10 की पावर 3 1 किलोमीटर के बराबर होता है, इधर लेके जाओ किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी 2160 किलोमीटर इन अ सेकेंड। कितना फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। अर्थ में अगर आप एंड टू एंड एक पतला सा कट लगा दो, इलेक्ट्रॉन इस किनारे है, इस जगह से यहां पहुंचने में उसको लगने वाला टाइम फ्यू सेकेंड्स का होगा, मिनट भी छोड़ दो, उतना जल्दी वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। भाई अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, बोलो, तो ये 2 आवर मान लो, हो गया ना, कितना किलोमीटर आया, लगभग 1200-1300, बोलो, अरे सॉरी 12,000 के आसपास। इसका स्पीड कितना है, 2000 किलोमीटर एक सेकंड में, तो 12,000 कितने सेकंड में चला जाएगा, 6-7 सेकंड में यहां से यहां चला जाएगा, इतना फास्ट होता है। और वो भी सोचो इतने छोटे एटम के अंदर जा करके। रेडियस निकाला आप लोगों ने, रेडियस निकालो, v पता चल गया ना, तो v को आप पहले वाले इक्वेशन में रखो, m पता ही है r,
बाकी सबको राइट हैंड लेके जाओ और बताओ जरा v कितना आ रहा है। सभी का ये मैच करना चाहिए कांस्टेंट। मैं पहले ही लिख दे रहा हूं कि r का वैल्यू समथिंग इनटू n स्क्वायर बाई z आएगा। अब ये समथिंग क्या है, ये आप सबका एक ही आंसर आना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो कांस्टेंट नहीं जानना है मुझे, मुझे ये इस टर्म में जानना है, ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन 0 ऐसा फैक्टर मुझे चाहिए। उसके लिए आप सॉल्व करो, रख के सॉल्व करो, और सभी का एक ही आना चाहिए। कर लिया? चलो बताओ भाई, एक एक करके मैं पूछता हूँ यहाँ पे क्या आया आंसर, ठीक है? जपनीत बताओ। एच स्क्वायर, हाँ, पाई एम, ये इतना ही आया है? बाकी और बताओ भाई, बोलना गौरांश। एम ई स्क्वायर है, कोई बात नहीं। चेक करो कितने लोग का ये मैच किया है, हाथ उठाओ। सबका किया है, वेरी गुड। अब देखो बेटा, एच क्या होता है पता है ना आपको? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 माइनस 34 जूल सेकेंड। वेरी गुड। ये परमिटिविटी ऑफ ए, अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो ना? हाँ, कल पढ़ा था ना अभी आपने, तो उसमें ये सब फैक्टर से इंट्रोड्यूस हुए। अब अच्छा चलो, अच्छी बात है, मतलब अब आपको ये फेमिलियर लगने लगेगा टर्म, ठीक है? तो ये पाई एम ई, जब ये सारी वैल्यूज रखोगे तो ये आता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 10 के पावर -10 मीटर। अब इसी को हम वैल्यू को क्या बोलते हैं? सो 0 पॉइंट, इसको अप्रोक्सीमेटली 53 लिख सकते हो, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस, ये स्पीड आ गया, ये रेडियस आ गया। क्या समझ में आ रहा है? ये ए के ऊपर 0 रहता है, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी बताइए, काइनेटिक एनर्जी। नहीं, पहले काइनेटिक निकालो ना, पोटेंशियल निकाल के फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक तो क्या होता है? हाफ एम वी का स्क्वायर। वी का वैल्यू पता है ना, ये वाला, ये कांस्टेंट वाला, ये खतरनाक वाला, इसको यहाँ पे रखो, रख करके बताओ कितना आ रहा है, और वो याद रहे। मैं चाहता हूं कि आपको ना कभी भी बोर थियरी पूछूं तो कम से कम इतने एक्सप्रेशन तो आप विद इन 2-3 मिनट डिराइव कर जाओ, इतनी प्रैक्टिस रहनी चाहिए इस पे, फिर आपको इसका फायदा मिलेगा एग्जाम्स में।
कितना है बेटा? All right, so this value is coming out to be m e to the power 4, यही है ना, 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाई n। देखो कितना आसान है याद करना। अगर आपको v निकाला तो बड़ा आसान था ना, v आपको दोनों एक्सप्रेशन सिंपली डिवाइड करना था, ये वैल्यू इसमें z बाई n आ रहा है ना, v से सीधा काइनेटिक एनर्जी में पहुंचू। ये कई बार बच्चों को भूल जाता है कि z स्क्वायर था, ये z स्क्वायर बाई n था या n स्क्वायर बाई z था। तो इसका बड़ा सिंपल सा v जल्दी पहुंचने की आदत डालो। v के बाद काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर होता है, तो तुम्हें पता है z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अगर ये z बाई n है तो ये z स्क्वायर बाई n स्क्वायर आएगा। अच्छा, जब ये सारी वैल्यूज रखोगे ना तो ये आता है 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को SI यूनिट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है ना बस वही रख दो, कितना 1.6 इंटू 10 के पावर, ये जूल में हो। याद रहेगा क्या? अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे ना, ये वैल्यू इसके जगह रख करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2.18 इंटू 10 के पावर -18 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर जूल। आप जिस यूनिट में चाहो, सबसे कन्वीनियंट यही होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए इसको ध्यान रखना। क्या समझ आया? यहां तक क्लियर है? बोलो। वेरी गुड। अब अगर आपको काइनेटिक पता चल गया है, एक बात बताओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां किनारे पड़ा हुआ है, यहां न्यूक्लियस है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड के वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी और इसके पोजीशन के वजह से इस पे पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी सुना है फिजिक्स में 11th में? सुना होगा सभी ने। तो पोटेंशियल कितना आएगा? तो यहाँ पे पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है दैट इज, देखो जैसा फोर्स वैसा पोटेंशियल। फोर्स अगर ग्रेविटेशनल तो पोटेंशियल भी ग्रेविटेशनल, फोर्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पोटेंशियल भी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/सेम फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2, बस नीचे आर स्क्वायर नहीं आर। अब बताओ, क्या तुम्हें Q1 पता है ZE, क्या Q2 पता है -E? कहोगे सर आपने फोर्स में तो -E नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि वो वेक्टर था, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां चार्ज जो साइन है वैसे ही रखेंगे। समझ में आ रहा है? जहां पे E का मतलब कितना है, E का मतलब सिर्फ 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम है। E का मतलब माइनस टाइम नहीं है, E का मतलब सिर्फ इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ओनली, अपॉन 4πε0। बताओ क्या R की वैल्यू जो आपने यहां रखी थी उसको उठा के यहां रख सकते हो? रख करके मुझे वैल्यू निकाल के बताओ ये कितना R है। जल्दी करो सभी लोग, जल्दी करो। सभी लोगों को कांस्टेंट एक आना चाहिए। जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर का फैक्टर यहां पे भी आएगा, क्योंकि एनर्जी है तो डायमेंशनली सब एक जैसे होंगे, तो उसको किनारे रखना, बीच का कांस्टेंट बताओ बस मुझे।
सभी ने निकाल लिया? अब जरा मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं, बताना तुम लोग का मैच कर रहा है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये सेम कहानी आई होगी, बस यहां 4 आया होगा और माइनस साइन आया होगा। आ रहा है क्या? तो -1/4 me⁴, yes or no? स्क्वायर h² इंटू z² क्या यही है? बोलो। me⁴, m है e⁴ s702 यहां तक आया है। अब बताओ, अगर तुम इसको डिवाइड करो, पोटेंशियल को काइनेटिक से डिवाइड करो, p/k, तो वैल्यू क्या आएगा बताओ? तो ये देख, सिर्फ ये वाला फैक्टर देखना, ये 1/8 है, बाकी तो ये पूरा कहानी जैसा है वैसा ही नीचे कट जाएगा ना। डिवाइडेड बाई कितना? -1/4, यस और नो? बोलो भाई। जो डिवाइड करते हैं इसका मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करना। तो क्या मैं -4/1 कर सकता हूं क्या? तो कितना आ गया? -1/2। इसका मतलब कि अगर मुझे पोटेंशियल, एक मिनट देख लो, गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, ये उल्टा लिख दिया मैंने। -1/4 ऊपर रहेगा ना, -1/4 एंड 1/8, तो ये वैल्यू कट के कितनी आ जाएगी? -2:1। ये ध्यान रखना है थोड़ा, -2:1। इससे फायदा ये मिलेगा आपको कि अगर आपको काइनेटिक तक तो हम जल्दी से पहुंच जाते हैं, पोटेंशियल लिखना हो तो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि काइनेटिक हमें फटाफट निकालने आता है, उसके लिए आर निकालने का भी जरूरत नहीं है। देखो ना, काइनेटिक के लिए हमने डिवाइड किया, वी निकला, वी से सीधा ½ mv² करके काइनेटिक पहुंच गए। और आपको सिर्फ इतनी बात याद है कि बोर थियरी के अंदर p/k का जो रेशियो है वो -2:1 है, तो आप बिना आर निकाले, बिना ये कहानी लिखे सीधा पोटेंशियल पे पहुंच जाओगे। और वो कितना होगा? काइनेटिक का वैल्यू कितना था? 13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ ये करोगे तो -27.2 आएगा क्या? 2 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो भाई तीसरा एक्सप्रेशन भी हमारे पास हो गया, सॉरी VR, ये तीसरा K था, चौथा भी मिल गया पोटेंशियल। बताओ, अगर तुम्हें पोटेंशियल मिल जाए, काइनेटिक मिल जाए, तो क्या टोटल एनर्जी नहीं मिल जाएगी भाई? बोलो। टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, En, टोटल एनर्जी वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इन nth प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन nth। काइनेटिक को k ही लिखता हूं, पोटेंशियल को -2k कर देता हूं, क्योंकि अभी हमने सीखा था। क्या ये वैल्यू कितनी आ गई? -k। यानी काइनेटिक याद करना कितना फायदेमंद है। देखो, टोटल भी काइनेटिक के बराबर, बस माइनस साइन के साथ, -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? मुझे एक बात बताओ, टोटल एनर्जी अगर माइनस आए, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है क्या? अगर है, हाथ उठाओ, बताओ। टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? ये कुछ बताता है हमें? कोई एडेड इंफॉर्मेशन देता है? अनुष्का बताओ। यस, दैट सिस्टम इज बाउंडेड, स्टेबल। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को छोड़ दो तो वो अपने आप ऐसे चलते रहेंगे, आपको कुछ उनको अलग से कोई थ्रेड लगाने की जरूरत नहीं, उनको बांधने की जरूरत नहीं है, अपने आप चलेंगे। तभी तो एटम स्टेबल होते हैं। अगर यही एनर्जी पॉजिटिव होती तो बाहर चला जाता इलेक्ट्रॉन, फिर उसके साथ नहीं रहता। आ रहा है बात समझ में? सो नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी इंडिकेट्स दैट सिस्टम इज बाउंडेड एंड स्टेबल। क्लियर हुआ? ये सारे एक्सप्रेशन एक जगह लिख करके, अब मैं कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप बताते जाओ मैं करेक्ट बोल रहा हूं या रॉन्ग बोल रहा हूं, ठीक है? एज लिख लो, पहले आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, यहीं से पकड़ के चलना है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं।
मिटा दूं ये सब? बताइए, रेडियस निकल गया था, वो था 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये पहला स्पीड, दूसरा रेडियस, तीसरा काइनेटिक एनर्जी। कितना था? मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर। अरे बाबा, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो काइनेटिक एनर्जी फोर्थ, पोटेंशियल माइनस इसी का ट्वाइस लिख दो ऐसे ही, ट्वाइस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ, टोटल एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं। पहला, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर एच लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के लिए, जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा न्यूक्लियस से, स्पीड डिक्रीजेस। करेक्ट स्टेटमेंट? दिख रहा है? कहां से दिख रहा है? जैसे जैसे दूर जाओगे, मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट ऑर्बिट के बजाय सेकंड, सेकंड के बजाय थर्ड, फोर्थ, ऐसे जा रहे हो। तो ऑर्बिट नंबर अगर मैं करूं तो डिनोमिनेटर में जैसे जैसे ये बढ़ेगा, स्पीड कम होता जाए। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, स्पीड कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, गलत है। पोटेंशियल में नेगेटिव साइन, तो जितना ये कम होगा वैल्यू उतना ज्यादा। इट इज जस्ट लाइक सेइंग -30 से कहीं ज्यादा -20 है, नंबर लाइन पे वो राइट साइड में होता है। -20 से भी ज्यादा कितना है? -10, इससे भी ज्यादा -5, और इन सब से काफी ज्यादा क्या है? देखो अजीब लग रहा है ना? हाँ बताओ, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते होते इनफाइनाइट पे कितना हो जाएगा? 0। अरे एन की वैल्यू इनफाइनाइट डालो, कहां गया काइनेटिक? ये किसी भी नंबर में बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दो तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। बोलो भाई। एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते करते इनफाइनाइट पे मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी? 0। समझ गए ना? तो इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का सिस्टम नेगेटिव एनर्जी का होता है। द मोमेंट यू गिव एनर्जी एंड मेक इट 0, अब वो उसका पार्ट नहीं रहा। इसलिए तो बोलते हैं आयोनाइज करना हो, इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, तो आप उसको इनफाइनाइट तक पहुंचा दो, इनफाइनाइट तक पहुंचा दो, यानी इतनी एनर्जी दे दो कि वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाए। ई इनफाइनाइट माइनस E1 is termed as ionization energy for H-like species। क्या ये निकल जाएगा? इनफाइनाइट पे 0 है, और ये कितना है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन E1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? +13.6 जेड स्क्वायर बाई, ये अगला एक्सप्रेशन ऐड कर लो, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, कितना? 13.6, सॉरी सिंपली जेड स्क्वायर। और ये आयोनाइज कहां से किया गया? अंडरस्टूड है, फर्स्ट ऑर्बिट। कहां से किया है? फर्स्ट ऑर्बिट से किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? सबसे लोवेस्ट। बताओ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, टोटल एनर्जी सबसे मिनिमम कहां होगी? कौन से ऑर्बिट में सबसे कम होगी? फर्स्ट, n=1 में, क्योंकि उसी में -13.6 आएगा। इसलिए बोलते हैं देखो, होने के लिए तो इसके बहुत सारे ऑर्बिट हैं, रह कहीं भी सकता है, लेकिन जो इसका सबसे स्टेबल ऑर्बिट है वो कौन सा है? n=1, मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट फॉर एच लाइक। मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि ये कहानी और किसी के लिए वैलिड, इसलिए पहले यहीं रहता है, फर्स्ट में ही रहता है, क्योंकि सबसे कम एनर्जी इसी में है। सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। ऐसे आपने
फिजिक्स में पढ़ा ही होगा भाई कि कोई भी एक हेमिस्फेरिकल बाउल ले लो और इसके अंदर कोई एक छोटा सा मार्बल रख दो, तो क्या यहाँ पे ऐसे रख के छोड़ दोगे यहीं रुक जाएगा क्या? नहीं, यहाँ से घूमते 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 यहाँ आएगा। ये अलग बात है कि अगर इसमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो ये परपेचुअल मोशन ऐसा करता रह जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि वही इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करता है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है वैसे से, फ्रिक्शन मान लो है तो थोड़े टाइम के बाद ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट में यही रुक जाएगा। यही क्यों रुका, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि इन सारे पॉइंट्स में जो सबसे कम एनर्जी वाला पॉइंट था पोटेंशियल वाइज वो ये था। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम यहीं पे है, n इज इक्वल टू 1 में, सॉरी ये n इज इक्वल टू 1 है, मान लो ये नहीं है, ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 1 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यही मिलेगा। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ के अलावा भी कहीं भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं, 2 में भेज दो, 3 में। कैसे भेजें? एनर्जी कैसे दें? ग्लूकोज पिलाएं उसको, कैसे जाएगा वो? फोटॉन से। यस, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि उसको एनर्जी भी उसी के डायमेंशन वाली चीज है। या तो कोई इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से आके इसमें टक्कर मार दे तो ये जंप कर जाएगा, और या तो फोटॉन यानी लाइट ये आके इसको एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है बेटा? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा या h इंटू न्यू, या इसी को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1242 बाई लैम्डा नैनोमीटर। क्या ये सब छोटी छोटी बातें पता है क्या आपको? बहुत काम आएंगे ये सब, मैं बता रहा हूं। तो कभी कभी पूछता है कि बताओ 1 से 2 ले जाने के लिए जो फोटॉन इसको चाहिए उसका वेवलेंथ बताओ। कोई बड़ी बात नहीं यार, 1 से 2 में जाना है ना, तो तुम इसका गैप निकालो, एनर्जी का कितना है, 1 का निकालो, 2 का निकालो, उसका डिफरेंस ले लो, E2 माइनस E1 निकल जाएगा। बोलो, हाइड्रोजन के लिए निकाल के बताओ तो। फाइंड, वेरी गुड, फाइंड द difference of energy between first orbit to second orbit for hydrogen atom. लिख लिया? आगे लिखो, and also calculate the wavelength of photon required for this transition 1 से 2 में जाने के लिए लाइट का जो फोटोन आएगा उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए फॉर दिस ट्रांजिशन। आप सभी कैलकुलेट करके मुझे बताओ ये दोनों वैल्यू। किया बच्चों? कर लिया आप लोगों ने? बताओ E2 निकाला आपने? E2 निकालो पहले। E2 कितना है? हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा हूं, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस 13.6 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट है। कितना आ गया ये? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करके देख लिया ना, 4 से डिवाइड। हाँ अच्छी बात है, याद रहना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ याद रहना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सब टॉपिक के कि एकदम याद रहे ये वैल्यू। माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया माइनस 13.6। अब बताओ E2 ज्यादा है या E1 ज्यादा है? तो इसलिए ना एनर्जी देनी पड़ेगी 1 से 2 में जाने के लिए। तो अब आप E2 माइनस E1 निकालो, कितना आया? माइनस 3.4 माइनस एंड माइनस ऑफ 13.6, वैल्यू कितना आ गया? 10.
मिल गया ना? तो पहला आंसर हो गया। दूसरा मैंने क्या पूछा था कि बताओ कितना वेवलेंथ दे दूं, डायग्राम बना के हमेशा क्वेश्चन करना, तुम्हें थोड़ा क्लियर होगा किस तरीके से ट्रांजिशन कराया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाए, तो बताओ ये जो भी डेल्टा ई है इसी के बराबर मैं कर दूं एच सी बाई लैम्डा। अब एसआई यूनिट में निकालना है तो इधर भी सब बड़ा नाटक है, इससे बढ़िया है सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो। डेल्टा ई हमारा निकला था ना कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस पूरे कहानी की जगह क्या लिख दो, 1242 बाई लैम्डा। ये नैनोमीटर में आंसर निकलेगा और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ लैम्डा इन नैनोमीटर में पहले ही लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया, लैम्डा इधर लेके आओ और ये वैल्यू आ गई 1242 अपॉन 10.2 नैनोमीटर। बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही, कितना, 121.7 नैनोमीटर आ रहा है बेटा। मतलब इतना वेवलेंथ अगर दे दे हम लाइट को, या इतनी लाइट वाली वेवलेंथ हम यूज करें, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर नहीं निकाल पाएगा। एटम के अंदर सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट से कहां ले जाएगा, 2 तक। 2 का मतलब एटम से बाहर नहीं होना होता है। एटम से बाहर होने के लिए कहां जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट, जहां अब अट्रैक्शन नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसमें इस तरह के भी सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं कि 10.2 चाहिए बाहर निकलने के लिए। मान लो मैंने ऐसा फोटोन भेजा जिसके पास एनर्जी ही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कुछ कर पाएगा? आंसर है कुछ भी नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन बड़ा रिजिड है, एनर्जी इसको उतना ही चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, जिससे कि यहां से यहां चला जाए। आप ज्यादा देना चाहते हो तो इतना ज्यादा दो कि यहां से यहां पहुंच जाए, या यहां से यहां पहुंच जाए, या यहां से यहां, या यहां से इनफाइनाइट पहुंच जाए। इनफाइनाइट पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6। उसके बाद ना कुछ भी एनर्जी दे दोगे सब ले जाएगा, क्योंकि अब कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक वो एटम के अंदर है तब तक उसके पास बाउंडेशन है कि उसको एनर्जी उतना ही चाहिए जिससे 1 से 2 में जाए, 1 से 3 में जाए, 1 से 4 में जाए, 1 से 5 में जाए। एक बार आपने जितना इंफाइनाइट पे यानी एटम से बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा आपने दिया तो वो कोई भी एनर्जी एक्सेप्ट करके बाहर चला जाएगा, क्योंकि बाहर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो फर्स्ट ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट है, वो तो इनफाइनाइट के बाहर निकल गया। उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन से ज्यादा एनर्जी दोगे तो बची हुई एनर्जी को वो अपने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज कर लेगा। फिर दिमाग में आएगा सर अगर यही चीज हम इसको ऐसा देते कि 10.2 से थोड़ा सा ज्यादा 10.4, तो क्या ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी हर ऑर्बिट में वैल्यू फिक्स है, उससे न तो ज्यादा न तो कम, नहीं हो सकता है। किसी भी स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर उसका हर एक एनर्जी पैरामीटर वेल डिफाइंड है, ना तो उससे ज्यादा रख सकता है ना तो उससे कम। इसी वजह से वो सिलेक्टेड फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, और जब उनको एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो फोटोन मिसिंग हो जाएंगे, इसलिए हमें स्पेक्ट्रम पे लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। कुछ नॉस्टैल्जिक हो रहे हो हल्का फुल्का? लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन में डार्क लाइंस आएंगी, एमिशन में वही लाइन कलर्ड हो जाएंगी। इनमें और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइंस कराए थे, कहां से कहां जाएगा, ये सब कहानी है। अब उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ। क्या सबको बोहर थियरी के बारे में दोबारा से चीजें रिफ्रेश हो गई? मुझे बताओ इनके ड्रॉबैक्स कौन बताएगा मुझे? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ उठाओ, मैं मौका सभी को दूंगा। देखो तो कितने लोग को याद है।
हाँ जी बेटा। 10.4 दे रहे हो तो नहीं होगा, ना ना ना, क्योंकि वो बचे हुए एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बढ़ाने के लिए यूज किया तो काइनेटिक एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए उसको भी नहीं लेगा। उसके लिए एटम ऐसे बिहेव करेगा जैसे मुझे इससे कोई मतलब है ही नहीं, जितना उसका नीड है उतना ही मिलना चाहिए बस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, दोनों बात बोल रहा था ना। हाँ जी, यस, कौन कौन बता सकता है? चलो विनायक, मैं तुमसे स्टार्ट करता हूँ, बोलो। हाँ कोई बात नहीं, हाँ बोलो। नहीं बता सकते, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, बैठ जाओ, बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल सही। तो मतलब इनका सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि सिर्फ ये किसके लिए बताता है, हाइड्रोजन या उसके हीलियम जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए भी ये पूरा थियरी वैलिड नहीं। अब थोड़ा सोच पा रहे हो, थोड़ा मेच्योर हुए हो, क्या सोच पा रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इतना स्पीड से ये घूम रहा है कि किस मोमेंट पे किस जगह पे है, उससे भाई ये जो फोर्स हम निकाल रहे थे ना अंदर सेंट्रीपिटल, अब इसका इसका रिपल्शन हो जाएगा, उसका वेक्टर सम लेना पड़ेगा और वो अपने आप में हर मोमेंट पे अलग अलग होगा, तो ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा। इसलिए डबल इलेक्ट्रॉन के लिए कहानी गड़बड़ है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए तभी सही है, वरना रिपल्शन, क्योंकि अगर या तो वो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन फिक्स हो जाए, जो कि होने वाला है नहीं, वो भी तो घूमेगा ना। ठीक है जी। तो H के लिए भी, हीलियम के लिए भी वैलिड नहीं है सबसे पहला तो। इसके अलावा मैंने बहुत सारी और बातें बताई थी यार, देखते हैं कितने लोग को याद है ये। हाँ बता बेटा, बता लक्ष्य। हम्म। हाँ कौन सी लाइंस आती थी? स्पेक्ट्रम में कुछ नाम है, स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन करता है यार बहुत ही। हाँ जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट क्या है आरजू? व्हाट इज जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट? खूब मजे किए तुम लोगों ने ना, एकदम आराम आराम से सब भूले हुए, तुम पूरा टाइम लगाए होगे, चल भूल जा वापस से 10th क्लास में पहुंचते तुमने कहा। अभी बता क्या नाम है? हाँ विराज, हाँ बोलो। इज टर्म्ड एज जीमैन इफेक्ट, बिल्कुल सही। स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज टर्म्ड है। मतलब ऐसा देखा गया कि वो जो लाइंस थी, मैग्नेटिक फील्ड अगर बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर जा रही है, वो जीमन था, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार था। इसके अलावा भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात बताया था, मैं देखो तो ये हरनूर, हाँ वो भी बिल्कुल सही है। और थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको, तुमने तो बस टॉपिक का नाम बताया, और थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ बोलो भाई, और कोई यार, इतने सारे लोग। हाँ बता। एग्जैक्टली exactly, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। हाइड्रोजन के लिए बोहर थियरी सारे लाइंस के बारे में बताता है, बट जब उन लाइंस को और बारीकी से देखा जाता है और अच्छे रेजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट से देखा जाता है, तो ऐसा मिलता है कि वो एक लाइन नहीं बल्कि दो दो लाइन का कलेक्शन है फॉर इवन हाइड्रोजन। तो डबल लाइन जो है वो क्यों आ रही है भाई? अगर 2 से 1 में आ रहा है तो गैप एक है, वेवलेंथ एक ही आना चाहिए, एक वेवलेंथ मतलब एक ही हमारे पास लाइन मिलनी चाहिए, डबल लाइन क्यों मिल रही है? तो ये डबल लाइन क्यों मिलती है कौन बताएगा? इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बहुत, इसको कौन बताएगा? ना ना ना, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, अगर देखता हूं किस कोई रिलेट करके समझा पाए कि डबलेट आता क्यों है। नहीं नहीं नहीं, किसने एक्सप्लेन किया, उसका जरूरत नहीं है। वाई दिस डबलेट, मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देख करके बताओ। नहीं, किसने बोला सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सोचो यार, सोचो तुम लोग यार क्या कर रहे हो। द रीजन इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम सोचो, अगर वो 1 से 2 में यहां से यहां आ रहा है, सेम स्पिन, जैसे मान, अब मैं फिलहाल क्लासिकल थियरी से रिलेट कर रहा हूं, बट अपने दिमाग में रखना क्लासिकल से कोई लेना देना नहीं। मान लो ये प्लस हाफ से प्लस हाफ आया, यहां पे जैसे स्पिन कर रहा हूं उधर से उधर आया, तो जो भी एनर्जी है वो डेल्टा ई हुई। लेकिन अगर इधर इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ है और यहां आते आते माइनस हाफ हो गया, तो डेफिनेटली
स्पिन चेंज करने में भी कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व हुई, इस वजह से वो डेल्टा ई से अलग हो गई एनर्जी, और वो बहुत माइन्यूट, क्योंकि स्पिन चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत, इस वजह से वो बहुत पास रहते हैं वो दोनों एनर्जी, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम, डबलेट्स। स्पिन की वजह से डबलेट्स मिलता है। डबलेट्स हर जगह मिलेगा, हाइड्रोजन के लिए मिलना ये बड़ा सरदर्द था, क्योंकि हीलियम, लिथियम और इन सब में तो मल्टी इलेक्ट्रॉन है, उनमें एनर्जी लेवल्स, सबशेल वाली जो बात है वो आप हीलियम, लिथियम और इन सब के लिए बोलो अच्छा है, क्योंकि वहां पे उन्हीं की वजह से फाइन लाइंस आते हैं। हाइड्रोजन के लिए डबलेट्स मिलना ये कहीं भी समझ नहीं आता है। देयर इज ओनली वन थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट इज, अच्छा कितने लोगों को ध्यान है कि हाइड्रोजन के लिए 1s से ज्यादा एनर्जी 2s एंड 2p दोनों बराबर होते हैं। इसलिए आप ये भी नहीं बोल सकते कि 2p का एनर्जी 2s से अलग है, इसलिए 2 से यहां आ रहा होगा तो एनर्जी अलग, इधर से इधर, ऐसा कुछ नहीं है। ये हीलियम के लिए सही है कि 1s से 2s, 2s से ज्यादा 2p, वहां आपको मिले तो समझ में भी आता है। हाइड्रोजन में क्यों मिल रहा है, H लाइक में क्यों मिल रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ, ठीक है। चलो, इसके अलावा और कोई ड्रॉबैक, एक किसी ने डी ब्रॉगली बोला था, कोई उस पॉइंट को हाईलाइट करेगा, क्या था वो पॉइंट? एक मिनट, हाथ उठाओ थोड़ा, मैं जानू तो सही यार, सब लोग उठाओ, एक ही दो बच्चे वही उठाते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्लास में सभी पार्ट, एकम क्या किया छुट्टियों में, खूब मजे किए तुमने। पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ टॉपिक को रिवाइज भी करना है, वरना जो पढ़ा है वो भूल जाएगा। ये सब के सब क्या तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है मुझे बताओ? चलो जो नए बच्चे आए हैं मैं उनको फिर भी छोड़ सकता हूं, चलो उनको टाइम नहीं मिला या किसी रीजन से उनको पता नहीं था कि इतना डिटेल में चीजों को जानना भी होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन जो अपने पास रह करके पढ़े हुए हो यार, उनसे मैं मानूंगा कि तुमने खूब एकदम एंजॉय किया यार पूरा। तुम्हारा 11th भी लिखना था, 11th में ये नहीं था क्या टॉपिक आने के लिए? था ना, फिर क्यों नहीं रिवाइज किया? फिर तो ये मतलब, ये सारे भटके हुए लोग हो, पता है, भटक गए हो अपने अपने मेन एम से, क्योंकि एम बनाया ही नहीं कुछ, भटक चले हो। क्या पढ़ेंगे, सब मोह माया, पढ़ाई वढ़ाई, चिल करते हैं आराम से, है ना। हाँ जी बोलिए। हाँ बता, तू बता चल। नहीं, बोर का नहीं था, और कोई? हाँ बोल रहे, समझ एग्जैक्टली, वेव पार्टिकल डुअलिटी को डिस्कस किया था, मटेरियल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख करके, कि भाई जैसे लाइट के पास डुअल कैरेक्टर होता है, वेव एंड पार्टिकल, वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पार्टिकल मतलब फोटोन। तो जैसे लाइट के पास ये डुअल कैरेक्टर है, अब मैं और डिटेल में जाऊंगा तो आई कैन आस्क द लिस्ट ऑफ इवेंट्स व्हिच प्रूव्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कितने लोगों को याद है ये? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया, एग्जैक्टली, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये तो वेव फिनोमेना है। खैर चलते हैं इस पे, कि चलो लाइट के पास जैसे डुअल नेचर है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है, उसके पास भी डुअल नेचर है, वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, एंड तो इस वेव पार्टिकल डुअलिटी, और उन्होंने बताया कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो, क्योंकि वेव का एग्जिस्टेंस ही कब तक है, जब तक वो, है ना, तो जब कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसका उन्होंने वेवलेंथ भी बताया, कि अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं बेटा, प्रोटॉन हो, एटम हो, गैसियस मॉलिक्यूल हो, ये सबके पास वेव कैरेक्टर है। इनका जो लैम्डा आता है उसको इन्होंने लैम्डा डी बोला, डी ब्रॉगली, यहाँ एच अपॉन एम, ये उन्होंने बताया वेव पार्टिकल जो है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हमने सीखे थे, एमवी को कहां ले जा सकते हैं, चार्ज पार्टिकल हुआ तो क्या, अरे यार बड़ा डिटेल में पढ़ाया तुम लोग गजब हो यार, लेकिन एहसान फरामोश हो तुम लोग, इतना कलेजा निकाल के पढ़ा दिया तुम लोग को, बट तुम्हें याद ही नहीं है पॉइंट्स, बताओ कितना तकलीफ होता है एज ए टीचर, कि यार इतना अच्छे से समझाया इनको, है ना। थोड़ा तो यार रहम करो मेरे ऊपर, तुम लोग पढ़ के आओ अच्छे से ये सब चीजें। ठीक है कोई बात नहीं, हो गया ना 11th खत्म, पूरा 11th एंजॉय कर लिया ना। अब कम से कम ये अगले 1.5 साल
पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है, कोई कमी नहीं छोड़नी है। छोड़नी है कोई कमी नहीं ना? ठीक, चलो ठीक है। तो भाई ये सारी कहानियां होता है, इसके बाद हमारा आता है, हाँ, तो वेव पार्टिकल डुअलिटी का डिस्कशन बोहर थियरी में नहीं था, और इसकी बात को करेक्ट भी प्रूव किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब बना तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। हालांकि ये कंप्लीट थ्योरेटिकल डिस्कशन था, इसका प्रैक्टिकल बहुत बाद में किया गया, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये कितना इंपॉर्टेंट थियरी है। इसके आगे बढ़ते हैं तो पता चला हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग था बोहर के लिए, क्योंकि उसने बोहर थ्योरी को ही गलत प्रूफ कर दिया। बोला ये बिल्कुल ही बकवास बात है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा होगा, उस ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन किस जगह घूम रहा है इसका पता तो किसी को भी नहीं है। आप ये कैसे बता सकते हो कि इतने रेडियस पे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है? ये थे हमारे हाइजेनबर्ग, जिन्होंने पूरा तबाही ला दिया। और उनकी थियरी क्या थी? बोलो, कौन बता सकते, कौन स्टेट कर सकता है स्टेटमेंट को? बताओ। ऑनलाइन में भी बेटा, पारस, रक्षिता, आप लोग को याद नहीं है? आप लोग बोल सकते हो अनम्यूट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आदित्य, मुस्कान, नहीं? नाम क्या मैं भूल गया यार, बोला? हाँ हाँ, सिद्धार्थ फिरोज, तो भूल गया। हाँ बिल्कुल सही। मतलब उसमें था कि फॉर अ वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो जाए या एटम हो जाए, मॉलिक्यूल से बहुत छोटे होते हैं, वी कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली। तो अगर आप एग्जैक्ट पोजिशन नहीं बता सकते हो, मतलब रेडियस नहीं बताओगे, आप एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता सकते हो, मोमेंटम नहीं बता सकते हो, तो यानी आपने उसके स्पीड, तो जब स्पीड भी गलत है, आर भी गलत है, तो यार सब गड़बड़ हो गया ना? बोलो। लेकिन इन सारी गड़बड़ियों में भी एक चीज अभी भी मेंटेन है, पता है कौन सा? एनर्जी। क्योंकि एनर्जी का एक्सप्रेशन, चलो जो थ्योरेटिकली उन्होंने डिराइव किया था वो गलत हो सकता है, बट जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी वो तो इस बात का प्रूफ है कि एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, और उतनी ही है जितनी उन्होंने कैलकुलेट करी थी। ये अपने आप में बड़ा स्ट्रेंज है। और ये पता है क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि नील्स बोहर ने बैक कैलकुलेशन करके सारी कहानी करी थी। सबसे पहले लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइंस देखे थे, उनके वेवलेंथ को निकाला गया था, उनके वेवलेंथ से ही वो लाइमन बामर पार्शियन ब्रैकेट फंड सीरीज आई थी, और वहां से उनमें एक मैथमेटिकल जीनियस ही था बंदा जिसने उनके फॉर्मूले को, वो जो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस, ये कंप्लीट मैथमेटिकल जीनियस का कमाल है कि जिसने उन वेवलेंथ्स में पैटर्न ढूंढ लिया कि ये तो कोई सीरीज फॉलो करता है, और उसके बाद इसी को मैनिपुलेट करके बोहर ने अपनी थियरी डेवलप करी। इस वजह से उनका थ्योरेटिकल पॉइंट रॉन्ग हो सकता है, बट जो एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो रेडियस आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, स्पीड ऑब्जेक्ट कर सकते हो, एनर्जी यू कैन नॉट ऑब्जेक्ट। एनर्जी ही बेसिस है इस चीज का, ठीक है? ओके, तो जब ये सारा गड़बड़ हो गया तो इसके बाद से दुनिया में सिर्फ एक चीज एग्जिस्ट करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी क्लाउड। और ये हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग मैथमेटिकल ग्राउंड पे उन्होंने लेकर के एक्सप्लेन किया था। हमारे सिलेबस में श्रोडिंगर को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया हुआ है, तो हम वहीं से देखते हैं एच कैप साई इज इक्वल टू, और यहां से क्वांटम नंबर्स निकलते हैं, और यहां से हमें पता चलता है कि ऑर्बिट जैसी कहानी गड़बड़ है, और ऑर्बिट की जगह पे क्या आ जाता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिट से क्या आता है अब खत्म होकर के? व्हाट इज ऑर्बिटल? कौन एक्सप्लेन करेगा ऑर्बिटल क्या है? ये तो बड़ा प्लेस, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है यार क्लास में। अरे तुम लोग पास हो गए हो ना 11th में? रिजल्ट आया कि नहीं आया? नहीं आया है? नहीं आया तो ठीक है, मुझे तो लगता है ऑर्बिट, ऑर्बिटल और ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजों में तो कम से कम, ये स्कूल वाले तंग आ गए थे तुम लोगों से। इनको भेजो, कुछ नहीं भी लिखा हो तो भी पास लिख करके भेज दो 12th में,
क्यों झेले हम इनको 1 साल से 2 साल अपने पास, निकले यहाँ से ये सब। ठीक, चलो भाई बताओ ऑर्बिटल क्या, कौन कौन बता सकता है? अरे ऑर्बिटल तो बताओ ना लायको, अभी अभी मैं पकड़ता हूँ किसी को भी, जो हाथ नहीं उठाए उनसे तो जरूर पूछूं। दृष्टि बताओ, व्हाट इज ऑर्बिटल? आपने एक चीज पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड, जो ऑर्बिटल वो पढ़ा है वही बता दो। हाँ लिखवाया है तुम लोग को? अरे यार तो तुम लोग उतना पढ़ लोगे तो तुम लोग जेई टॉप कर जाओगे यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? इतना कंटेंट दिया हुआ है ना, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए भी वो इनफ है, बट पढ़ोगे तब ना, दिमाग में तुम्हारे कितना गया उतना। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि तुम में से कोई इस साल हमारे यहाँ का ऑल इंडिया रैंक 1 निकाल के जाएगा, पर ये सपना मेरा सपना ही रह जाता है। याद ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? बताइए। ये कौन बताएगा, कौन कौन? चलो जो, हाँ आरजू बोलो तो मैम बोलो। हाँ बिल्कुल, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी गुड। मैं और एक मौका देता हूँ, कुछ ऑर्बिटल्स के नाम बताओ। चलो देवांशिका बताओ ऑर्बिटल्स के नाम। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। मैं और थोड़ा तुम्हें मौका देना चाहता हूं, मेरा मन है तुम्हें बहुत मौके देने का। बताओ पी में डेजिग्नेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके सब नेम्स भी हैं। बैठो बताओ मुझे, अनूर बोलो। पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल्स। अब थोड़ा मैं देखना चाहता हूं, इन तीनों ऑर्बिटल को आप लोकेट करो, तो डायग्राम बनाओ, कैसे बनाओगे? कोई एटम क्यों दूं, बस इन ऑर्बिटल्स को लोकेट करो। एस ऑर्बिटल कैसा है, पी कैसा है, पी में भी पी एक्स कैसा है, पी वाई कैसा है, पी जेड कैसा है, ये बताओ। पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों मुझे कैटेगोरिकली चाहिए। ऐसा नहीं बस डंबल बना के छोड़ दिया। कौन सा एक्सिस है, किस पे लोब है उसके, नोड कहां है, मुझे ये सब चाहिए। जी उसके फेजेस कौन से हैं, प्लस किधर है, माइनस किधर, तब ना तुम्हें ऑर्बिटल पता है। फेज, ध्यान है ना? अरे कैसी बात कर रहे तुम, समग्र खन्ना। कहीं भी बताया हो? गुड, वेरी गुड। चलो बड़ी देखिए, आइए। एस ऑर्बिटल कैसा होता है जी? स्फेरिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिक।
और ये डॉट 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 का मतलब क्या है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना? बिल्कुल नहीं। क्या है ये प्रोबेबिलिटी क्लाउड है, जहां जितना ज्यादा डेंस वहां इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस, प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा। समझ गए ना? तो ये डॉट 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 जो भी किताबों में आप देखते हो, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी क्लाउड है। ठीक है, ये एस है, एस स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। पी में 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी में 3 ऑर्बिटल है ना, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। बताओ, पी एक्स जब हम बनाते हैं, यहां न्यूक्लियस में छोटा सा लिख रहा हूं, जरूरी है ये गया, ये एक्स एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस पे इनके लोब्स लाई करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पी एक्स, डंबल जैसा होता है। और फेजेस में बात करोगे तो ये एक ऐसा जोन है यहां, ये मतलब तुम समझ लो कि ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां से ऐसे करके अंदर बाहर गया है, ये नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन का मतलब ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है, नोडल प्लेन है ये। समझ गए? कभी भी आपने वेव में पढ़ा है कि वेव में अगर ऊपर वाला साइड प्लस, ये माइनस, जब भी आप पढ़ते होगे एम्पलीट्यूड के बारे में, तो ये जो जीरो वाला है इसी को क्या बोलते हैं, नोड। तो ये नोड था, नोड के एक तरफ साइन अलग, दूसरी तरफ साइन अलग होता है, तो इसलिए अगर इधर प्लस दिखाया तो इधर माइनस दिखाना पड़ेगा। ये मैं बोला था तुम्हें फेज के लिए, नोड देखो साइड लग जाए। ठीक ऐसे ही वाई बनाना हो तो क्या होगा, यहां प्लस एंड यहां माइनस एंड डॉट डॉट डॉट, अंडरस्टूड है? ये वाई एक्सिस है, ये पी वाई। ऐसे ही जेड, जेड अंदर बाहर आ रहा है, बट उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, आप समझना, अंदर बाहर ही विजुअलाइज, अंदर बाहर ही करना है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ये पी के तीनों ऑर्बिटल थे, पी एक्स, कितने लोग का सही हुआ विथ फेज, कितने लोग का सही हुआ फेज के साथ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका नोडल प्लेन का नाम क्या है, कौन सा प्लेन है, एक्स एक्सिस है ना, तो वाई एंड जेड को लिया हुआ है, तो वाई जेड प्लेन इज नोडल प्लेन। हियर एक्स जेड प्लेन इज नोडल प्लेन, हियर एक्स वाई प्लेन इज नोडल प्लेन। क्या आ रहा है बेटा सबको समझ में? सभी को क्लियर हो रहा है? तो ये सारे ऑर्बिटल्स हैं, है ना? चलो, मैं इसी के साथ तुमसे पूछता हूं, डी, डी भी सबशेल होता है? इसके बाद कितने ऑर्बिटल हैव 5 ऑर्बिटल्स। ये क्या था फिर, डी सबशेल है, हैव 5 ऑर्बिटल्स। कैन यू नेम देम? कौन बता सकता है इन 5 ऑर्बिटल के नाम? कौन बता सकता है? हाँ, ऋषिता, ऋषिका, ऋषिका, हाँ बोल। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अगला टास्क ये है, इनको आप लोकेट करो, डायग्राम बनाओ इनका, पांचों का अच्छे से, फेज के साथ। जो पॉजिटिव नेगेटिव फेज मैंने अभी समझाया, बड़ा सिंपल सा है। नोडल प्लेन देखो, नोडल प्लेन के एक तरफ साइन अलग, दूसरी तरफ साइन अलग होना चाहिए, इतना सही है बस। वो मैंने आपको रीजन समझाया कि वेव जब भी होता है तो जहां जीरो है, जहां नोड है, उसके एक तरफ साइन अलग, दूसरी तरफ साइन अलग होता है।
हो गया बेटा? हो गया? कर लिया बेटा? डी की सारी चीजें कर लिया आप लोगों ने? आइए, बताइए। डी में जो डी एक्स वाई है, अगर मैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाऊं तो क्या एक्सिस पे लोब रखूं? कहां रखूं? हाँ, बीच में। ये लोब्स होते हैं इनके। डबल डंबल है ये, देखो 2 डंबल को इकट्ठा रख दिया। अब साइन की बात आती है, बताओ क्या ये नोड है अपने आप में? क्या ये भी नोड है, ये लाइन अगर बाहर से आए तो? यानी अगर मैं बात करूं तो एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन आर नोडल प्लेन फॉर डी एक्स वाई ऑर्बिटल, यस और नो? तो मतलब इन प्लेन के एक तरफ दूसरी तरफ साइन अलग होना चाहिए। तो तुम स्टार्ट करो यहां प्लस से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस। फिर यहां से यहां जाने पे भी साइन चेंज होगा, और यहां से यहां जाने पे भी। देख रहे हो, इसके अपोजिट लोग सेम साइन वाले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जबकि पी ब्लॉक में क्या था? अपोजिट वाला अपोजिट, एक प्लस तो दूसरा माइनस, यहां प्लस प्लस माइनस माइनस। आ रहा है सभी को समझ में? बोलिए। ठीक है, तो ये हो गया डी एक्स वाई। ऐसे ही बेटा डी वाई जेड जब बनाओगे आप, तो इसको y रहने दो और z ऐसे है, देखो ऐसे बाहर आ रहा है, ये z एक्सिस। तो लोब यहां है, यहां। अब मैं इस एक्सिस को थोड़ा पुश करके इधर लेके आ रहा हूं और x अंदर लेके चला जा रहा हूं, तो यहां y और यहां z ऐसे बना सकता हूं ना? तो एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए बस, है ना? तो यहां पे मैं ऐसे कर दूं, इधर ऐसे कर दूं, इधर ऐसे कर दूं, और इस साइड में ऐसे। तो यहां वही सेम चीज, प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस। ऐसे ही डी जेड एक्स भी होगा, होगा ना? बोलो। बस इनके नाम बदल जाएंगे, ये एक्स रखो, इसको जेड कर दो, कोई दिक्कत? प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस। ये 3 तो ऐसे हो गए जिनके लोब्स एक्सिस पे नहीं बल्कि बिटवीन द एक्सिस है। और बाकी जो 2 हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो स्क्वायर वाले हैं, उनके लोब ये यहीं पे है। ये वैसे दिख रहा है जैसे पी एक्स एंड पी वाई को मिला दो बस ना, वैसे है ना? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या आ रहा है मेरी बात समझ में? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया आपका, यहां साइन प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। ध्यान देना, इसको अच्छे से लिख लो, माइनस करके सर्कल बना, ठीक है? आती है बात डी जेड स्क्वायर की। ये अकेला ऐसा डी का ऑर्बिटल है जो डिफ्यूज हो गया है उसका एक लोब, और उसने डोनट बना लिया। और एक आपके पास
डंबल बचा है, दूसरा डंबल डोनट बन गया। और dz स्क्वायर का मतलब कि z एक्सिस ऐसे बना लो आप, ये z एक्सिस, और यहां न्यूक्लियस कर लो, और इसके एक तरफ एक लोब, दूसरी तरफ दूसरा लोब, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस। सॉरी 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 सॉरी, अभी तो पहले नोड डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद वैसे दोनों का साइन सेम ही होता है। अभी नोड बता दो। अब ध्यान से समझना, ये जो z एक्सिस है ना, बाहर एक बलून समझ लो, अंदर एक बलून समझ लो, और इसके चारों तरफ एक डोनट जैसा स्ट्रक्चर बना करके दो, जो XY प्लेन का पार्ट है, ऐसे करके। ध्यान देना, किसी को टच नहीं कर रहा है, इसको देखने पे लग रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। इट इज जस्ट लाइक कि आपका एक बलून ऊपर है, एक नीचे है, और ऐसा डोनट इसके चारों तरफ, किसी को नहीं। अब इसमें नोड कहां है? इसमें नोड बड़े इंटरेस्टिंग है, वो यहां से कोन बनाओ, ये है कोनिकल नोड। ऐसे नीचे भी एक कोन की तरह ऐसा बनाओ, ना तो इस बलून को टच करे, ना तो इसको टच करे। समझ रहे हो ना? मतलब सेंटर से ऐसे कोन ऊपर की तरफ लेके जाओ, और कोन के बाहर से डोनट है। तो बताओ, इसका साइन अगर प्लस हुआ और ये कोनिकल नोड है, तो इस नोड के बाद वाला साइन क्या होगा? फिर दूसरा नोड आया, फिर कैसा होगा? प्लस। तो इसलिए मैंने बोला दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस, मैंने सब कुछ भी कर। ठीक है बेटा? तो इस तरह से डी के पांचों ऑर्बिटल आपके दिमाग बैठ गए। बोलो, चलो मुझे बताओ, क्वांटम नंबर कितने हैं? कितने क्वांटम नंबर है? 4 है। ऐसा बना लियो ना, सब अच्छे से बना लेना, दोबारा बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं है चीजें, तो दोबारा लिखने की जरूरत है। ये सब रहना चाहिए। और हाँ बेटा, इनके बाद मैं सीधा स्टार्ट करने वाला हूं ब्लॉक केमिस्ट्री, इसलिए इन पे मैं थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं, थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूं। डीएनएफ से पहले पी ब्लॉक है ना, तो मैं पहले आपका ब्लॉक स्टार्ट करूंगा, एंड ब्लॉक के बाद फिर मैं आपका आऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक एकदम एंड में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ताकि आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप सभी को टाइम दे रहा हूं, कि जो भी आपके गैप है, एक बार आप ये ना बोलो कि नहीं सर आपने डे 1 से एकदम से स्टार्ट कर दिया, मुझे तो समझने का ही मौका नहीं मिला। आपको पूरा टाइम दे रहा हूं कि आप अपने आप को रीस्ट्रेंथन कर लो, बाउंस बैक कर जाओ। इसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना? ये 1 महीने 1.5 महीने का आपके पास बड़ा अच्छा सा टाइम है, जिसमें आप अपने आप को पूरी सारी चीजें रिकॉल करके फिर आपके लिए कोई दिक्कतें ना रहे, ताकि जो भी टेस्ट कराए उसमें आप फुल स्ट्रेंथ के साथ आकर के लिख सको। बेटाओ, चलो बताओ, क्वांटम नंबर्स कितने? कितने क्वांटम नंबर्स हैं? 4 है। कितने हैं? 4। एन, एल, एम, एस, ये 3 क्वांटम नंबर कहां से आए? हाँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से वो इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है कि उसमें इन नंबर्स को रखना पड़ता है, और इस वजह से यहां इसीलिए बोलते हैं कि साई जो निकल के आता है उससे एनएलएम आते, एनएलएम। चौथा क्वांटम नंबर का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसलिए किसी पर डिपेंड नहीं करता है। इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती है, प्लस हाफ, और ये सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एन किसको बताता है? शेल के बारे में, उसकी एनर्जी, उसका रेडियस। एल किसके बारे में बताता है? सब शेल प्रेजेंट इन अ गिवन शेल। अच्छा, शेल की वैल्यू, यहां पे एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जैसे बोर ने 1 2 3 4 ऑर्बिट बोला था, ये बदल के क्या हो गया? शेल। इनके नाम भी के एल एम एन ओ पी क्यू डॉट डॉट डॉट। नॉमेनक्लेचर सब जगह का नहीं है, क्योंकि 7-8 के बाद हमें जरूरत प्रैक्टिकली नहीं पड़ती, अनलेस उसको एक्साइट किया जाए। किसी शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, वो एल बताता है, और एल कैन हैव वैल्यूज कहां से कहां तक?
हाँ, 0 से स्टार्ट हो करके 1 2 डॉट 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 लास्ट नंबर उसका n माइनस। अगर आप इसकी गिनती करो तो 1, इसको छोड़ तो n माइनस 1 है, इसको भी इंक्लूड कर ले तो n, यानी nth शेल के अंदर n सब शेल्स होते। जैसे मैं तुमसे बात करूं कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स इसके दूंगा, ठीक है, मैं पूछूं ये बताओ n इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट शेल में कितने सब शेल होंगे, तो आप बोलोगे L कैन हैव ओनली वन वैल्यू 0, मींस ओनली वन सब शेल। ऐसे ही मैं पूछूं n इज इक्वल टू 2 में, तो यानी सेकेंड शेल में क्या कहानी है, तो आप बोलोगे कि L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, n माइनस 1, यानी 1 पे ही रुक जाना। क्या समझ में आया? सेकेंड शेल हैव ओनली 2 सब शेल। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 में L की वैल्यू 0 1 एंड कहां पे खत्म होगी, 2 n माइनस 1 करो। n इज इक्वल टू 4 में L की वैल्यू 0 1 2 3, और ये जो वैल्यूज है ना, इनके अगेंस्ट सिंबल्स दिए गए हैं। 0 को क्या बोलते हैं S, 1 को ही क्या बोलते हैं P, 2 को ही क्या है D, और अगर आगे चला जाएगा तो G H I ऐसे करके बनता है। फॉर्चुनेटली जब हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में G में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है G में कोई। हमारे पास 118 तक एटॉमिक नंबर यूज कर लो, आप इलेक्ट्रॉन भरोगे कोई भी G में जाएगा ही नहीं। हाँ, आप 150 एटॉमिक नंबर लाके कोई नया ही एलिमेंट पैदा कर दिए, नए साइंटिस्ट हो गए तुम, तो जाना ही पड़ेगा कहीं आगे, लेकिन उससे पहले तो नहीं जाता है। इसलिए हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, S P D N F, G ब्लॉक नहीं है, D ब्लॉक उसके, समझ गए ना बात? तो ये सारी कहानी है। इसमें होंगे 3 सबशेल्स, इसमें होंगे 4 सबशेल्स, SPDF। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 1 में सिर्फ 1s है, 2 में 2s है, 2p है, 3 में 3s 3p 3d है, 4 में 4s 4p 4d 4f है, 5 में 5s 5p 5d 5f 5g भी है, 5g टेक्नोलॉजी आ गई ना अभी। 6 है 6p करते हुए G के बाद 6H भी आएगा, 7 में I तक जाएगा, ऐसे करते हुए 8 तक। समझ में आया? जैसे हम ऑर्बिट समझते थे कि इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, हियर इट कैन बी प्रेजेंट इन 1s और इन 2s और इन 2p और इन 3s और इन 3p और in 3d, like that. These are the places where electron can stay. सबशेल है, शेल के अंदर सबशेल। ये जो 555 लिखा है इसका मतलब 5s नहीं है, इसका मतलब फिफ्थ शेल का s है। ये 5p का मतलब फिफ्थ शेल का p है, क्योंकि p तो सेकंड से स्टार्ट होके कहीं भी मिलेगा, सिर्फ अकेला s है जो सभी में मिलता है। p स्टार्ट सेकंड से होता है, d थर्ड से, f फोर्थ शेल के पहले कहीं f का नाम सुना? फिफ्थ में जाओगे तो, सिक्स्थ में जाओगे तो H, ऐसे करके स्टार्ट होता है। क्या सबको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, और यहीं से फिर हम इनकी एनर्जी निकालते हैं कि भाई जब इतने सारे सबशेल्स हैं तो इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो इनकी एनर्जी को ही हम करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने, और इलेक्ट्रॉन को उसी ऑर्डर में भरना कि पहले सबसे कम एनर्जी वाले का सारा स्पेस ऑक्युपाई करो, फिर उससे ज्यादा बढ़ो। वही रूल क्या है, ऑफ-बोर्ड प्रिंसिपल। टू बिल्ड अप, fill the electron in increasing order of, सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी में भरो यानी 1s में, उसमें जगह ना बचे तो आप 2s में जाओ, उसमें भी जगह ना बचे तो, लेकिन इन सभी का जो एनर्जी का ऑर्डर है वो मैंने बोला था डिपेंड करता है, पहले एटम डिसाइड करो। H लाइक के लिए सिर्फ N डिसाइड करता है और अदर्स के लिए
n प्लस एल डिसाइड करता है। अगर n प्लस एल हायर तो एनर्जी हायर, इसमें n हायर तो एनर्जी हायर। इसमें कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा इफ n प्लस एल इज सेम फॉर मोर देन, तब क्या करेंगे, देन n हायर तो एनर्जी हायर, ऐसे करके चलो। तो हाइड्रोजन के लिए इसलिए बोलते हैं कि 1s से ज्यादा 2s है लेकिन 2s 2p का एनर्जी एक जैसा है, इससे ज्यादा 3s है लेकिन 3p एंड 3d का एनर्जी एक जैसा, इससे ज्यादा 4s है लेकिन 4s 4p 4d इन सब की एनर्जी एक है। लेकिन अदर्स यानी हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, डॉट डॉट डॉट, उनके लिए n प्लस एल। बताओ n प्लस एल का वैल्यू इसका कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, इसका कितना है, इसका कितना है, देख बेटा 5 प्लस 0 5 ही होता है, 4 प्लस 1, अरे 1 कैसे बोल रहा हूँ, p के लिए 1, d के लिए l की वैल्यू। ये लाइन देखिए एनसीईआरटी में बनी हुई, और यहाँ को अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करो तो 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, उससे ज्यादा, देखो 1s 2s में तो तुम्हें n प्लस एल ही दिख गया, 2p 3s दोनों का n प्लस एल 3 है, लेकिन इसमें इसकी एनर्जी ज्यादा क्योंकि n ज्यादा है इसका, यही था ना रूल। फर्स्ट चेक n प्लस एल एंड देन चेक n, अगर दोनों वैल्यू बराबर होती है तभी n चेक करो। अब इसके बाद 3p फिर 4s, दिख रहा है क्या, इसके बाद 3d 4p 5s, मैंने बोला था इसको एक पैटर्न में सेट करो, जीवन बहुत आसान दिखे, आसान हो जाएगा। क्या है, हाँ ऐसे एसपीडीएफ लिख करके रिपीट मार दो, एसपीडीएफ ऐसे ही रखो, और एस एस को 2 बार, फिर पीएस पीएस को 2 बार, फिर डीपीएस डीपीएस को 2 बार, फिर एफ डीपीएस, इतने में कहानी खत्म हो जाएगी, नंबरिंग उसके हिसाब से। तो पहले एस किया फिर एस, तो यानी पहला वाला 1s था तो ये 2s, और पी शुरू ही 2 से होता है, तो अब उसके बाद देखना मैं पीएस पीएस 2 बार याद है, पीएस पीएस 2 बार याद, फिर डीपीएस डीपीएस 2 बार याद, नंबर तो अपने हिसाब से कर लोगे। मान लो मेरे को इसके बाद लिखना हो डीपीएस, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो ये 3d था तो ये 4d हो गया, 4 ये था तो ये 5 हो गया, ये 5 था तो ये 6, ये यार ऐसे डिसाइड हो जाएगा। अब इसके बाद एफ डीपीएस, तो मैं एफ डीपीएस लिख दूंगा, एफ शुरू कहां से होता है 4 से, तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। अच्छा डी 4 का हो चुका है तो 5, पी 6 7, ये आ गया एनर्जी ऑर्डर, याद करने में भी इतना आसान है। सभी को समझ में आया एसपीडीएफ, और ये तो था हमारा कौन सा क्वांटम नंबर, सेकंड सबशेल। अच्छा इसके बड़े सारे नाम है, देखो कितने लोगों को याद है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्यों बोलते हैं उन सबकी कहानी मैंने आपको बताई थी, बढ़िया। इसके बाद एम मैग्नेटिक, किसके बारे में बताते हैं, हाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। जो आप बोलते हो ना कि एस के पास एक ही डब्बे हैं, पी के पास 3 डब्बे हैं, अरे 3 डब्बे मतलब बेटा पी एक्स पी वाई पी जेड, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डब्बे, रियल में तो पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। ऐसे डी में आप बनाते हो 5 डब्बे, ये यहीं से निकल के आता है, और किस पे डिपेंड करता है, फॉर अ गिवन एल माइनस एल से लेकर के प्लस एल इंक्लूडिंग 0 सारे इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। ये सुनो बताओ एस में कितने ऑर्बिटल होंगे, एक, कैसे पता, एल का वैल्यू 0 है तो 0 में -0 प्लस 0 0, देखिए इसलिए पी में एल की वैल्यू 1, एल 1 है तो -1 0 प्लस 1, इसलिए 3 ऑर्बिटल्स, और तीनों के नाम भी अलग अलग, पी एक्स पी वाई, तीनों डबल है, दिखाया ना अभी थोड़ी देर पहले। ऐसे डी में आ जाओगे तो डी पे कितना वैल्यू है, डी के लिए एल का वैल्यू 2 है, तो -2 -1 0 +1 +2 5 मिले, तो डी के 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई वाई जेड। अच्छा इसमें जो जेड है उसी के लिए 0 फिक्स होता है, क्योंकि जो अजम्पशन है वो वहीं से शुरू होती है, dz स्क्वायर के लिए 0 होगा,
pz के लिए 0, बाकियों के लिए कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं जो भी उस डोमेन के अंदर आ रहा है। क्या सबको समझ में आ रहा है? ऐसे ही f में जाओगे तो कितने हैं? 7 ऑर्बिटल। अरे f के लिए l की वैल्यू 3, -3, -2, -1, 0। बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो तो देखना -l प्लस l, 2l मिल गए, बीच में एक 0, तो 2l प्लस 1। ये किसके बारे में बात कर रहा हूं? इन अ गिवन सबशेल। समझ में आया? बोलो। एक सवाल लो, लिखो। इन सबको नोट कर लेना, जगह छोड़ दो, आराम से नोट करते रहना। इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है? आप इसको दोबारा से अपने हिसाब से जहां पे छूटी हुई चीजें उनको नोट कर लेना। ऑलराइट, तो मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, एक क्वेश्चन दिया था, लिखो तो। राइट ऑल सबशेल until the number of orbital present in each subshell and also find total number of orbital for fifth shell. For fifth shell, पांचवें शेल के लिए आप ये पूरी कहानी करो, एकदम टाइम लेके, गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरा कहानी लिखो फिफ्थ शेल के लिए। सारी चीजें कर लिया? सबसे पहले फिफ्थ शेल के अंदर सबशेल्स लोकेट करो, उन सबके नाम लिखो और फिर एक एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल है लास्ट में उनको जोड़ लो। यही करना। ऐसे कई बच्चों को तो फॉर्मूला ही याद होगा, nth शेल के अंदर n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं, तो फिफ्थ के अंदर 25 ऑर्बिटल। और जोड़ के देख लेना सही आ रहा है कि नहीं। आगे बेटा बोलिए। हो गए? बोलिए। चलिए, n इज इक्वल टू 5 है, तो ये हमारे पास शेल था, अब इसमें सब शेल देखूंगा, है ना? तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3 एंड 4, यानी S, P, D, F, N, G। अच्छा जी, m की वैल्यू हर एक के लिए निकालना है। इसके लिए 0, इसके लिए आएगी -1, 0 एंड +1। मतलब मैं यहाँ बॉक्स बना दे रहा हूँ ताकि इसी से हमें आदत है। यहाँ -2, -1, 0, +1, +2, 5 डब्बे। और ये बड़ा है ना, सिंपल सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 5 मिले, अगले वाले में देखोगे तो यही 7 मिलेंगे, अगले वाले में 9 मिलेंगे। तो जोड़ लो यार, ये 1, 3, 5, 7, 9, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इसी वजह से मैंने बोला था सीधा ये 5 का स्क्वायर कर दो, वही आंसर हो जाएगा 20। क्योंकि इसका सम निकालो, ऑल्टरनेट नंबर्स के जो स्क्वायर है उनका सम निकालोगे तो n स्क्वायर आता है। तो पढ़ा होगा सीरीज में तुम लोगों ने, ठीक है? और नहीं तो करके देख लो यार, इसमें क्या है, इतना दिमाग नहीं लगाना, लिख लिख करके बस खत्म कर देना, ठीक है? 25 मिल गया। बोलो। फिफ्थ शेल की मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? बिल्कुल सही। एक बॉक्स में कितना भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन? कितने बॉक्सेस हैं? 25। तो इंटू 2 कितना? 50 इलेक्ट्रॉन तक एकोमोडेट कर सकता है। होता नहीं है प्रैक्टिकली, कहाँ होता है, नहीं होता है, लेकिन रख सकता है, ये उसकी कैपेसिटी। ये सुनो, बोलो। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं,
3 या 4 नहीं रख सकते, ये कौन से रूल से हमें पता चलता है? हाथ उठाओ, बोलो नहीं रिप्लाई, हाथ उठाओ। वांट टू नो कि किनको किनको ध्यान, कौन से रूल से पता चलता है कि एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? कौन से रूल से पता चलता है? बोलो समप्रीत। कौन सा? नहीं, अब बहुत से एनर्जी का ऑर्डर पता चलता है कि एनर्जी के राइट ऑर्डर में भरना है। हाँ बोल बेटा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वही बताता है। कौन कौन इसको स्टेट कर सकता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को? ये सब तो आया होगा यार, ये सब तो बड़े फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ बोलो विख्यात। तुम बिल्कुल कहानी उल्टा नहीं कर दिए? सेम स्पिन वाली कहानी हर्ट्ज रूल की होती। हाँ बिल्कुल। No two electron can have the same set of all 4 quantum numbers, क्योंकि the moment you are going to say one electron, other electron, another, इन दोनों के लिए चारों क्वांटम नंबर, क्योंकि फर्स्ट 3 तो सेम होंगे एनएलएम, एस भी इसका हाफ और इसका भी हाफ हो गया सेम, तो इसको अलाउड नहीं है। इसलिए एक बॉक्स में बताओ एस ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, और पी ऑर्बिटल में देखो ये पकड़ेगा सब। अरे पी ऑर्बिटल बोला है, पी का एक डब्बा, ऑर्बिटल एक डब्बे को 2 ही। पी सब, देखो ये होता है इमोशनली फूल बनाना तुम लोग को। ऐसे एग्जाम में लिख के आ जाएगा, अ डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ, क्या बात है सर, 10 लगा के आया हूं, इतना आसान क्वेश्चन आ गया था पता है आपको, और एग्जाम तक आते आते वो +4 -1 हो गया। सर सिली मिस्टेक हो गया। क्यों मिस्टेक हो गया? वर्ड्स पे ध्यान दो, केमिस्ट्री में बहुत खेलते हैं इससे, ठीक है। एनी ऑर्बिटल बी इट एस और पी और डी कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सबशेल, सबशेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल, देयर यू कैन अकोमोडेट 2 और मोर देन 2। एस में 2 ही रहेगा, पी सबशेल में 6, डी में 10 हो सकते हैं, एफ में 14 जा सकते हैं। इसलिए तो देखो ब्लॉक्स देखो कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है। फर्स्ट 2 वाले हमारे एस के आते हैं, फिर नेक्स्ट 10 स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये 10 है ना, ये डी के हैं। एस में 2 ही है ना बेटा, एल्कली एंड एल्कलाइन, एंड पी में देखिए 6 बना होगा ऐसे ऐसे लाइन, लास्ट में नोबल गैसेस है। पर एफ में अरे ऐसा पूरा कहानी 14 इधर। किसी को याद है इसके इनर ट्रांजिशन सीरीज? कितने लोग को याद है? मैंने 11th में पहले तुम्हें यही रटवाया था कि यही याद करो। पहले 2-3 दिन तो हम इसी पे लगे थे, याद आ रहा है? इतना टाइम होता ना 11th में, खूब एंजॉय किया है हम लोगों ने पढ़ पढ़। एफ ब्लॉक ही तो मजेदार है, बाकी तो याद ही हो जाएंगे। सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, हाँ समैरियम वगैरह कहाँ गया? सब याद हो गया? बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद करके रखना है। इसमें अच्छा कितने लोगों को याद है पूरा पूरा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल? और ये हम याद है ना तुम लोग को? पूरे क्लास में मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा बच्चों ने इसको लिख करके यहाँ दिखाया था कि देखो, एक बार किसी चीज को पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उसको रिटेन करके रखना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना? क्योंकि पढ़ते समय तो सभी लगभग लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पे होते, सुनते हो, मेरे से ही पढ़ते हो, पूरी चीज समझ जाते हो, लेकिन इसको रिटेन करना टॉपर्स की हैबिट होती है। टॉपर बनना है, रिटेन करके रखो। हर एक सवाल का जवाब होना चाहिए जो पुराने पढ़ चुके हो। नए सवाल का आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, पुराने का तो आपको एकदम फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए कि सर ये बोला तुरंत आंसर, तभी आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि ये सिर्फ आपके एफर्ट्स हैं। मेरा एफर्ट है किसी टॉपिक को इतना आसान बना दो कि हर एक बच्चे को समझ आ जाए। अगर मैं उसमें कोई कमी छोड़ूं, आपको समझ ही ना आए मैं क्या पढ़ा के चला गया, फिर बोलना यार ये तो सर अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्लास में। लेकिन अगर मेरे पढ़ा देने के बाद 2 महीने बाद मैं आपसे पूछूं आपको नहीं आया, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको इस चीज को एड्रेस करना चाहिए, हैबिट्स में चेंज करो, रिवाइज करो। इसलिए बोल रहा हूं आज से ही
डेडिकेटेड रिवीजन के, ज्यादा भूल गए हो 2 स्लॉट बना करके करो साइक्लिक ऑर्डर में, जैसे यहाँ क्लासेस चलती हैं उसी ऑर्डर में तुम टाइम टेबल बना लो घर पे। टाइम टेबल नहीं बनाओगे टाइम कब निकलेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। टाइम टेबल बना के ही पढ़ना चाहिए। आ रहे बात समय, अभी से बना के पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर है बेटा। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आता है? आता है, चलिए अच्छा करके दिखाइए मुझे जरा। तो किसका बोलूंगा बताओ, गेस करें। चलो अच्छा, मैं एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन देता हूं। एक तो आप एक काम करो, नाइट्रोजन का कर दो, एंड दूसरा मैं देता हूं आपको क्रोमियम का कर दो। और हाँ, अगर कोई पैरामैग्नेटिक है तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्लस उसका मैग्नेटिक मोमेंट, बस ये 2 और एडेड क्वेश्चन है। फटाफट खत्म करो और हम कहानी आज की क्लास की यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी निकालो। आखिरी वाला जो सबशेल आप भरोगे, आखिरी के 2, उनमें इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन भी मुझे देखना है। मतलब ये कि जैसे मान लो डी में 6 आ गए, तो ये बॉक्स बना के आप दिखाओगे कि अच्छा ये पहला है सर, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे करके आप अब ये क्या मैं कर रहा हूं ये सही गलत हो सकता है, आप अपने तरीके से बना के दिखाओ। तो आप करो नाइट्रोजन एंड एटॉमिक नंबर याद है ना भाई? इसका कितना होता है? 5 जरूरत है, चलो अच्छी बात है, याद तो है। इसके बाद क्रोमियम बताओ कितना होता है? करो जल्दी करो। हो गया बेटा? हो गया। आइए नाइट्रोजन देखते क्या है। 1s2 2s 2p, लास्ट में मैंने बोला था। बताओ ये कितने लोगों ने ऐसा लिखा है वो हाथ उठाओ। कितने लोगों ने इसको ऐसे कर दिया था वो हाथ उठाओ। बिल्कुल हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, गलत सही होता रहेगा। नहीं किया था? अच्छा, कितने लोगों ने ऐसा किया? सारे लोग बस ऐसा किए। ये करेक्ट है, ये गलत है, और ये भी सही है। सेम स्पिन हो सकता है, अप हो या डाउन हो से कोई फर्क। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ लेना, तुम लोग समझना उसका क्या है। क्रोमियम क्या होगा? अच्छा चलो ये तो बातें हो गई। कैन यू विजुअलाइज नाइट्रोजन? मेरे ख्याल तो सब कर लोगे। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन? ड्रॉ इट वेरी क्विकली। नाइट्रोजन कैसा दिखेगा? क्योंकि अब ऑर्बिट तो गायब हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? ऑर्बिटल। बनाइए सब। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मान लो है, इसके चारों तरफ ऐसे दिखाओ क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो सब दिखाओ। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। हाँ ठीक है, मैक्सिमम लोग सही कर रहे हो, बस मुझे कुछ नए चेहरों पे ध्यान देना है। फाइन एवरीवन, चलो आओ फटाफट देखते हैं, इतना टाइम नहीं लगने का चाहिए। देखो 1s है, फिर बताओ 2s स्फेरिकल, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 एंड 2। अरे ये मैं अप डाउन कर दे रहा हूँ बस। ये डॉट 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 एनीवेयर, ये सब प्रोबेबिलिटी क्लाउड है बस। इसके बाद क्या? 2px y एंड z, ये और तीनों में कितने कितने? एक एक इलेक्ट्रॉन। दैट्स हाउ नाइट्रोजन एटम शुड बी विजुअलाइज्ड। ऐसे ही देखना है आपको नाइट्रोजन को। ये अगर आप देख रहे हो अभी भी, तो पुराने जमाने में आप अभी भी खोए हुए हो कि 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सर हमारे सर ने पढ़ाया था 8 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे करके। ये नई तरीके से देखना है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, अब आपको ऐसे ही देखना है। इज दैट क्लियर? ना क्रोमियम बड़ा क्लमजी हो जाएगा ऐसे देखोगे तो, क्योंकि उसमें 2p भी आएगा 3p भी आएगा, समझ रहे हो ना, और d वाला पूरा बवंडर आ जाएगा, तो दिक्कत है। क्या आएगा d? बताओ। क्रोमियम 24
बताओ 1s2 2s2 2p6 सही है। ये हाँ ये बात सही है। अब अगर मैं बोलूं क्रोमियम 3+ का बताओ, तो सर सारा कहानी सेम, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कहां से निकालो? डी से या एस से? एग्जैक्टली। तो भरने के बाद डी अंदर चला आता है और एस बाहर। तो 3 निकालोगे तो पहला एस से जाएगा एंड 2 यहां से, यानी 3d3 होगा। बाकी सारा कहानी। और यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? आर्गन, नोबल गैस। 3d3 4s0। इसके केस में आर्गन 3d5 and 4s, that's how we should write after this। इसमें जो चेंजेस है वो सबके पीछे का रीजनिंग आप सबको आई होप क्लियर है, नहीं है तो उसको रिवाइज करिएगा। तो आज इसी के साथ मैं आज का यहीं पे कहानी खत्म करता हूँ। हाँ मैग्नेटिक मोमेंट वो तो बता सकते हो जी, कितने अनपेयर्ड है इसमें? 5 और 1 6। तो आपको याद है मैग्नेटिक मोमेंट √n+2 बोर में, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू कितनी है? 6 से उठा के रख देना, बाकी सब कहानी तुम्हें है ना। कल क्या पढ़ के आओगे तुम लोग यहाँ पे? कल पढ़ के आओगे, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो डिटेल वाली चीजें हैं उसको अच्छे से कर लेना। कल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जितना दम लगा के पढ़ सकते हो पढ़ के आना। कल क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे इसी पे और केमिकल बॉन्डिंग पे करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी।